आज मेरी शादी थी। हर लड़की के अपनी शादी को लेकर बहुत ही सपने होते हैं। वो अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी आम शादियों से ज़रा हटकर थी। ये शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी, मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। मेरी ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी, सादा सा जोड़ा पहने एक आम सी दुल्हन, जो दुल्हन कहीं से भी नहीं लग रही थी। आने वाले समय की सोच सोच कर मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथ पैरों पर भी कपकपाहट तारी थी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मैंने अपने पति के बारे में बहुत सी बातें सुनी थीं जो मेरे दिमाग में घूम रही थीं। कोई कह रहा था, अरे उससे शादी मत करो, वो तो पागल है। अरे वो तो साइको है, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। तुम तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, तो फिर क्यों उस पागल लड़के से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। घबराहट की वजह से मेरा गला भी सूख चुका था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि तभी इतने में ही मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। मैं थोड़ा और सिमट कर बैठ गई। वो मेरे पास मेरे बेड पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा, अपना घूंघट उठाओ। मुझे उसकी ये बात बहुत अजीब लगी थी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में बहुत कुछ अजीब बातें सुन रखी थीं। इसलिए मैंने हैरान होना छोड़ा और मैंने उसकी बात को माना और अपना घूंघट खुद ही उलट दिया। घूंघट उलटते ही जैसे ही मेरी निगाह अपने पति पर पड़ी तो मैं चौंक उठी थी और उसने भी चौंक कर अजीब सी नज़र से मेरी तरफ देखा था। कितनी देर तक वो टकटकी लगाए मुझे देखता रहा और फिर न जाने क्या हुआ, वो एकदम से उठकर कमरे से ऊपर छत पर चला गया। मैं भी हक्का बक्का सी अपनी बेड पर बैठी हुई थी। आखिर ये सब क्यों हुआ। अब कमरे में बैठना मेरे लिए दूभर हो रहा था। कमरे में मेरा दम घुट रहा था। अपने पति के पीछे पीछे ऊपर छत पर चली गई। मैंने उसे उसके नाम से पुकारा। उसने पलट कर देखा और फिर, मेरा नाम संजना है। मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा और एक छोटा भाई ही थे। भाई अभी बहुत छोटा था और वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैंने इंटर पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मैं स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थीं जो गरीब फैमिली से हों। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों की लड़कियाँ और लड़के मौजूद थे। इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में सिमट कर रहती थी। मेरे कॉलेज में किसी से भी मेरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन एक प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था, उनके साथ कभी कभी स्टडी की डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन उन्हीं दिनों में एक लड़का जिसका नाम विशाल था, माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया था और उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा फैल गई थी। वो था ही इतना खूबसूरत और हैंडसम कि हर लड़की उससे बात करने की इच्छा रखती थी। लड़कियां उसके आसपास मक्खियों की तरह भिनभिनाया करती थीं, लेकिन विशाल था कि किसी को भी भाव नहीं देता था। वो था ही इतना खूबसूरत और हैंडसम कि हर लड़की उसकी दीवानी थी। मैंने भी जब पहली नज़र उसे देखा था तो मैं उसे देखती रह गई थी। पहली ही नज़र में मैं अपना दिल उसे दे बैठी थी। लेकिन वो तो एक ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की इच्छा तो कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मैंने अपनी पहली नज़र की मोहब्बत को अपने दिल में ही दफना लिया था। मुझे पता था कि मैं जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रही हूँ वो मुझे कभी नहीं मिल सकती, इसीलिए इस बात को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं था। ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार हुआ था। इससे पहले कभी किसी लड़के को देखकर मेरा दिल इस अंदाज में नहीं धड़का था, लेकिन विशाल को देखते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। मेरी निगाह खुद ब खुद विशाल की तरफ उठ जाती थी और फिर मैं फ़ौरन ही अपनी निगाह झुका लेती थी। मैं नहीं चाहती थी कि विशाल को शक हो कि मैं उसे किस नज़रों से देखती हूँ। मैंने अपने जज्बात अपने दिल में ही दबा रखे थे और कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था। क्लास में जब नए ग्रुप बने तो विशाल मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब तो अक्सर ये होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी थी। कभी कभार विशाल मेरे नोट्स भी बना देता था। वो हर मुमकिन तौर पर पढ़ाई में मेरी मदद करता, असाइनमेंट में मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वो बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझसे जलने लगीं और कुछ मुझसे कहने लगीं कि विशाल तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए तो वो तुम्हारे साथ इतनी बातचीत करता है, वरना हमें देखो, हम तो उससे बात करने के पीछे दीवाने हैं और वो है कि हमें भाव ही नहीं देता। लेकिन मैं उन सब की बातों को सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि मुझे अपनी औकात का अच्छे से पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस विशाल के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था। और कोई पागल ही होगा जो इतनी अच्छी और अमीर लड़कियों को छोड़कर मुझ जैसी गरीब लड़की को पसंद करता। वो देश की हाई प्रोफाइल फैमिली से संबंध रखता था और मैं एक गरीब ख़ानदान से संबंध रखती थी जिसका बाप एक सब्जी का ठेला लगाया करता था।
कॉलेज का समय कैसे गुजरा कुछ खबर ही ना हुई। मैंने कभी विशाल से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था और ना ही कभी विशाल ने मुझसे कोई फालतू बात की थी। आज हमारे कॉलेज में आखिरी दिन था, लेकिन आज विशाल नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने बहुत इंतजार किया कि मैं आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी। मैं इन पलों को अपने दिल में कैद कर लेना चाहती थी, ताकि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मुझे विशाल की याद आए तो इन हसीन पलों को याद कर सकूं। दो आंसू मेरी आंखों से लुढ़क पड़े थे, जिन्हें मैंने जल्दी से पोंछ लिया था, लेकिन विशाल मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो क्यों नहीं आया था? हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, और आज आखिरी दिन भी वो न आ सका। मैं बड़े बुझे दिल के साथ कॉलेज से घर की तरफ लौट आई थी। मेरा दिल बहुत उदास था। मैं बेचैनी से कॉलेज के गेट से निकलते हुए बार बार मुड़कर उसी तरफ देख रही थी जहाँ से विशाल आया करता था। जी चाह रहा था कि चीख चीख कर विशाल का नाम लूं, उसे बुलाऊं कि तुम कहाँ हो, एक बार तो आ जाओ, मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती हूँ। लेकिन विशाल को नहीं आना था, वो नहीं आया। मैं दुखी मन के साथ घर लौट आई। मेरा ये दिन बहुत ही बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो कॉलेज की थकान उतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर कॉलेज छोड़ने के कुछ समय बाद ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। पापा को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वो कई दिनों तक अस्पताल में रहे। काम तो एकदम से बंद ही हो गया था। हम गरीब लोग थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि अगर काम न चले तब भी बैठकर रोटी खा सकें। रोज का कमाना और रोज का खाना था। दिन बहुत ही परेशानी में कट रहे थे। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे पापा को बचा ले। पापा के सिवा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। उन्हें कराने के बाद पता चला कि पापा के 2 बाल बंद हैं और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते। कुछ समय के लिए सरकारी अस्पताल से इलाज करवाने के बाद पापा घर तो आ गए थे, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने के लिए बोला था। पापा अब ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। वो बहुत कोशिश करते कि काम पर चले जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती। मैं पापा को काम पर नहीं जाने देती। पापा कहते कि बेटा, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो फिर हम खाएंगे क्या। एक दिन पापा चुपके से काम पर चले गए तो उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। अब तो पापा खुद ही कहने लगे थे कि जब तक अच्छा नहीं हो जाता तब तक काम पर नहीं जाऊँगा। भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो गया तुम लोगों का क्या होगा। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता। घर में मौजूद जितना भी राशन था वो सब ख़त्म हो चुका था। जितनी जमा पूंजी थी वो भी थोड़ी थोड़ी करके ख़त्म होने लगी थी। हमने घर भी बदल लिया था, एक कमरा किराए पर ले लिया था। छोटा सा घर था, रहने की बहुत परेशानी होती थी, लेकिन फिर भी हम एडजस्ट कर रहे थे। मम्मी का परेशान चेहरा देखकर मैं भी परेशान हो जाती थी। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसीलिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि भाई हमारी जिम्मेदारी उठाएगा, लिहाजा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने दिल में इरादा किया और फिर पापा की सब्जी का ठेला निकाला और घर के बाहर उसे लगाना शुरू कर दिया। रोजाना सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से ताज़ा सब्जियां लाती और घर के बाहर रखकर बेच देती थी, लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे। पापा की दवाइयों का खर्चा था और हमारे डेली के खर्च भी पूरे करने होते थे। सब्जी बेचकर घर के खर्चे तो हो जाते थे, लेकिन पापा के इलाज के लिए पैसे नहीं बच पाते थे। आखिरकार मैंने एक फ़ैसला किया और मम्मी को इस बारे में बताया। मम्मी ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही। मैंने पापा से भी अनुमति ले ली। अनुमति देते हुए पापा का दिल बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे हवाले से कुछ और ही सपने सजा रखे थे। लेकिन एकदम अब हालात के पलटने की वजह से वो सब अधूरे रह गए थे। पापा की इजाज़त मिलते ही मैं अगले दिन से ही अलग अलग जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू और अप्लाई करना शुरू कर चुकी थी। अखबार मंगवाया, उसमें नौकरियों के ऐड देकर बहुत सी जगह पर अप्लाई किया, लेकिन पूरा 1 महीना मैं नौकरी के लिए अप्लाई करती रही, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यूज़ की कॉल आती, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर पहले से ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया है और ये सब इंटरव्यूज़ वगैरह बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर उन्हीं दिनों मैं एक जगह इंटरव्यू देने गई थी और फिर भगवान का चमत्कार हुआ कि वहाँ पर मेरी नौकरी लग गई। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी और फ़ौरन ही ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगे, मिस संजना, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, उसके हिसाब से आपकी तनख्वाह और पद कुछ कम नहीं है क्या। बॉस ने मुझे ये सवाल किया तो मैं थोड़ा गड़बड़ा गई कि हाँ बोलूँ या ना, लेकिन फिर मैंने हिम्मत जमा करते हुए हाँ कह दिया। तो वो कुछ देर तक मुझे गहरी नज़रों से घूरते रहे। मुझे उनकी नज़रों से उलझन होने लगी, लेकिन फिर वो कहने लगे, आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मेरा यह काम करें तो।
बॉस ने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी और पूछा, कैसा काम? वो बड़ी कमीनी सी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मिस संजना, आप समझदार हैं, समझ सकती हैं। इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आजकल के समय में ऐसा होता रहता है। पैसे के लिए लोग सब कुछ कर जाते हैं। अगर तुम मुझे रोज़ खुश रखोगी तो मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। तुम्हारे घर के हालात सुधर जाएंगे। बॉस मुझे नीचे से ऊपर तक घूर कर बोले। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। मैं एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने से डरती हैं। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे काम पर। मैं गुस्से से कहती हुई ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वो बॉस मुझे आवाज़ें देता रह गया। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। मुझे अपना आप इतना बेबस और बेमोल लग रहा था। ये दुनिया मजबूर और बेबस लोगों की नहीं थी। मैं कितनी देर तक इसी तरह बेमकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक? घर तो जाना ही था ना। घर पहुंचकर मम्मी ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ संजना, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और मम्मी को सारी बात सच सच बता दी। मम्मी ने मुझे अपने साथ लगा लिया और हौसला देने लगी, बेटा अब तुम घर से निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों का मुकाबला करना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। मम्मी ने उसके बाद मुझे बहुत देर तक समझाया और अब मैं काफ़ी हद तक बहल भी गई थी। मम्मी की गोद में सर रखकर मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। अगले दिन मैं एक फिर नए इरादे और हौसले से एक नई जॉब देखने के लिए निकल पड़ी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जल्दी ही मुझे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। ये नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी। इसमें तनख्वाह भी ज़्यादा थी और पिक एंड ड्रॉप की सहूलियत भी थी। मुझे अब बहुत आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी के हेड को ही देखा था। हालांकि दफ्तर में बॉस के बेटे की भी बहुत चर्चाएं होती थीं। कोई उसे पागल कहता तो कोई उसे दीवाना कहता था तो कोई उसे साइको केस कहता था, लेकिन मैंने अभी आज तक उसे नहीं देखा था। शायद वो दफ्तर आता ही नहीं था। कुछ मैं भी अपने काम से काम रखती थी। लेकिन फिर उन्हीं दिनों बॉस ने लेडी वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीबोगरीब ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे अपने बॉस की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। न जाने उनके बेटे में क्या समस्या थी कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। बार बार ये बात सुनने को मिल रही थी। कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बार बार ये बात सुनकर मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो क्यों ना मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। जो भी रिश्ता मेरे बॉस के बेटे से बनेगा वो जायज़ और कानूनी रिश्ता होगा। मैं कोई नाजायज़ काम तो नहीं कर रही। 24 घंटे के लिए सही वो मेरा पति होगा और पति होने के नाते उसका मेरे शरीर पर पूरा हक होगा। इसमें कुछ गलत नहीं है। 24 घंटे के बाद मैं उससे तलाक ले लूँगी, लेकिन बॉस से मिलने वाली इतनी बड़ी रकम से मेरे घर के हालात सुधर जाएंगे। मैं अपने पापा का इलाज करवा सकती हूँ और फिर कौन सी ये शादी उम्र भर चलानी है। ये तो बस एक सौदा ही है। दिल बार बार मुझे समझा रहा था, लेकिन मैं अपने ख्यालों को झटक देती थी। दिल और दिमाग में एक जंग सी जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैं इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कर दी। मेरी बात सुनकर मेरे बॉस बहुत खुश हुए थे और उसी समय पंडित जी को बुलवाकर एक शुभ मुहूर्त निकलवा लिया। घर आकर मैंने मम्मी से बात की। मेरी बात सुनकर मम्मी तो हैरत से मेरी तरफ देखती रह गई थीं। कुछ देर तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई थीं। वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थीं। मेरे पापा का रिएक्शन अलग नहीं था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया, लेकिन मैं ठान चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे इन पैसों का लालच था जिससे मैं अपने पापा का इलाज करवा सकती थी। अगर मेरे पापा को कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाती कि भगवान ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया था, फिर भी मैं इस मौके को हाथ से गवा बैठी। और मेरी एक छोटी सी गलती से मेरे पापा का इलाज नहीं हो पाया और फिर वो इस दुनिया से चले जाते। यही सोचकर मैंने अपने इस फैसले पर हाँ की मोहर लगा दी थी। मम्मी पापा को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह समझ नहीं रहे थे। उल्टा वो मुझे समझाने बैठ गए, लेकिन अब मैं समझ और समझाने की हद से गुजर चुकी थी। इसीलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया। एक छोटे से फंक्शन में हमारी शादी हो गई। मैं अभी तक अपने पति को नहीं देख पाई थी, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी जरूर थी। लेकिन इस नाम के तो बहुत से लोग होते हैं और फिर ये विशाल वो वाला विशाल तो नहीं हो सकता। जिस विशाल से मैं प्यार करती थी वो पागल तो हरगिज नहीं था।
और इस विशाल को तो लोग पागल और साइको कहते हैं। मैं विदा होकर ससुराल आ गई और फिर जब मैं कमरे में जिसे देखा तो मेरे हैरत की हद न रही। मेरे सामने मेरा ही विशाल बैठा था, जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करती थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये खुशी के आंसू थे या मेरी बेबसी के आंसू थे, मैं कह नहीं सकती थी। विशाल भी तो मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। वो बड़ी गहरी नज़रों से और मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे ही देख रहा था। मैंने अपना सर झुका दिया, लेकिन मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, लोग तुम्हें साइको और पागल क्यों कहते हैं? आखिर तुम साइको और पागल क्यों हो गए? तुम्हारे बारे में ये बातें क्यों मशहूर हैं? मेरी बात सुनकर विशाल ने गहरा सांस भरा और कहने लगा, मैं जब कॉलेज में एडमिशन लेकर गया था तो वहाँ पर मेरी पहली ही नज़र तुमसे टकरा गई थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थीं। इतनी सारी मॉडर्न और फैशन की मारी लड़कियों में जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बना रखा था, तुम इससे बिल्कुल अलग एक सादा सिंपल सी नज़र आ रही थीं। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप से साफ था। सादगी में तुम्हारा हुस्न कयामत ढा रहा था और वही सादगी मेरे दिल पर बस गई थी। मैं तुम्हारी सादगी से इश्क कर बैठा था। उस समय तुम सफ़ेद कलर का सूट पहने हुए थी, उसमें तुम किसी मासूम सी गुड़िया की तरह लग रही थी। मैं कुछ देर तक तुम्हें देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने किसी दूसरे जहाँ की कोई परी उतर कर आ गई थी। मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले भी कई लड़कियाँ आ चुकी थीं, लेकिन किसी लड़की पर मेरा दिल नहीं भरा था। वो लड़कियाँ बस टाइम पास के लिए मेरे पास आती थीं, लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया था और मैं वहीं खड़े खड़े फैसला कर चुका था कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी जीवन संगिनी बनाना है। और ये सोचते हुए एक सुकून सा मेरे शरीर में उतर गया था। तुम्हें देखना, तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगने लगा था। उन्हीं दिनों मैंने पापा की तरफ से मुझ पर शादी का प्रेशर बढ़ाने लगे थे। दरअसल पापा ने हॉस्टल से मुझे घर बुला लिया था। मैंने पापा से तुम्हारे बारे में चर्चा भी की थी कि मैं अपने कॉलेज की एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन हम दोनों के बीच खड़ी पैसे की दीवार ने हमारे प्यार को पूरा नहीं होने दिया। पापा ने जब मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था कि तुम एक गरीब घर से संबंध रखती हो। तुम्हारे पापा एक सब्जी का ठेला लगाते हैं। इतना सुनते ही पापा भड़क उठे थे। पापा ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। पापा ने तो तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया था। उन्हें तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी खूबसूरती और सादगी से कोई मतलब नहीं था। वो अपने जैसे ही किसी बिजनेस क्लास फैमिली में मेरा रिश्ता कराना चाहते थे ताकि अपने बिजनेस को चार चांद लगा सकें। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता था, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और एक जगह मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसीलिए आखिरी दिन कॉलेज नहीं आ सका था। मुझे पता था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तुम्हारी आंखों में मैंने प्यार के रंग देख लिए थे। मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था। मैंने अपने पापा की वजह से मजबूर था। पापा ने अपनी कसम देकर मेरा रिश्ता तय कर दिया था और आखिरी दिन कॉलेज जाकर मैं तुम्हारी आस उम्मीद कैसे तोड़ देता? किस मुंह से कहता कि मेरी मंगनी हो चुकी है? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए तो जानबूझकर आखिरी दिन कॉलेज नहीं आया था। मेरी मंगनी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर तो झुका दिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा था। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे तोहफे देती थी। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ही ख्याल आता था। फिर एक दिन मैं कॉलेज के क्लर्क डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवा कर आया और फिर तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत मायूस हुआ। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूंढूं? उसके बाद मैंने जैसे खुद से बोर हो गया था। उन्हीं दिनों मेरी अपनी मंगेतर से झगड़ा हो गया था। वो बहुत ही खुले विचारों की लड़की थी। एक बार हम सब लोग एक होटल में थे, हमारी पार्टी चल रही थी। होटल के कमरे में ले जाकर वो मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करने लगी। कहने लगी, विशाल, जो शादी के बाद होना है अगर वो पहले हो जाए तो इसमें क्या गलत है? मुझे अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। वो मुझे ज़बरदस्ती किस करने लगी थी। मैंने उसे बेड पर धक्का दिया और घर आ गया। उसे इस तरह छोड़ कर आना उसे अपनी इंसल्ट लगा था और उसने अपने पापा से मेरे पापा की शिकायत लगा दी। उसके बाद उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और फिर घर में तूफान उठ गया था। पापा ने पहले तो मुझे बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे अपनी मंगेतर से माफ़ी मांगनी होगी और अपना व्यवहार सुधारना पड़ेगा, वरना उनके बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ना तो मैं उस लड़की से माफ़ी मांगना चाहता था, ना ही अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता था। नतीजा, हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह मेरा रिश्ता पक्का कर दिया
और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ वक्त दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्दी ही हमारी शादी हो जाए, लेकिन मेरा दिल कहीं भी नहीं लगता था। पापा मुझे बहुत डांटते डपटते, अक्सर मुझे समझाते। कुछ समय बाद पापा को अब मेरी चिंता होने लगी थी। अब वो मुझे समय भी देने लगे थे, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ही बदल गया था। हंसना तो बिल्कुल ही भूल गया था, यार दोस्तों के साथ पार्टी करना भी भूल गया था। धीरे धीरे मेरी दूसरी जगह से भी मंगनी टूट गई थी। मैंने पापा को साफ मना कर दिया कि अब मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कुछ समय दें। पापा मेरी हालत से परेशान रहने लगे थे। मैं धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। पापा अपने इकलौते बेटे को दुनिया से अलग थलग बेजार होते नहीं देख सकते थे। उन्हें मेरी सेहत की चिंता सताने लगी थी। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा था और पापा अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहते थे। अब तो मैं रातों को चीख मार कर उठ बैठता था। लोग मुझे पागल और दीवाना कहने लगे थे। पापा मेरी हालत की वजह से बहुत परेशान थे। वो मेरा दिल बहलाने के लिए अक्सर मेरे दोस्तों को कॉल करके घर बुला लेते ताकि मैं खुश हो सकूं। लेकिन मैं कुछ देर के लिए तो बहल जाता था, लेकिन फिर मेरी हालत वैसी ही हो जाती थी। कुछ समय के बाद पापा ने हार मान ली और मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी। मैंने पापा की शर्त मान ली। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे मोहल्ले में गया, वहाँ से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया था वो गलत निकला। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ खबर नहीं हुई। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी नहीं थी और ना ही तुम्हारी किसी से दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना ख़त्म हुआ पापा ने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं हारे हुए अंदाज में पापा से कहा कि वो जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा बहुत खुश हुए थे और फिर अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैंने एक लड़की के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है। मैंने पापा से कुछ नहीं पूछा कि लड़की कौन है, कैसी है। अब मेरे अंदर ज़िंदगी जीने की कोई उमंग ही नहीं बची थी। जब शादी हुई तो उस समय पापा ने तुम्हारा नाम लेकर कहा कि संजना मेरे ऑफिस में काम करती है, बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी, मेरी पसंद पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारा नाम सुनकर चौंक गया था, लेकिन मैंने सोचा कि संजना नाम की सिर्फ एक लड़की नहीं हो सकती। लेकिन आज तुम्हें अपने कमरे में देखकर मैं हैरान हो गया हूँ। शायद कुदरत ने हमारा मिलन लिख रखा था, इसलिए हमारा नसीब जुड़ गया और हम एक दूसरे से मिल गए, और देख लो आज हम एक हैं। विशाल ने कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। विशाल ने मेरे हाथ को चूम लिया और मेरे हाथ में एक डायमंड की रिंग पहना दी। मैं बहुत खुश थी। जिसको चाहा था आज वो मुझे मिल गया था। विशाल ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा, संजना मुझसे दूर मत रहो, मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पा हूँ, मेरी बाहों में आ जाओ। मैं भी बिना देर किए विशाल की बाहों में समा गई थी। पूरी रात मैं विशाल की मोहब्बत में भीगती रही। आज मैं बहुत खुश थी, भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया था। अगली सुबह मैं और विशाल बहुत खुशी खुशी कमरे से बाहर निकले थे और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को साथ देखकर खुश और हैरान हुए थे। फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें भीग गईं। शायद वो भी विशाल की हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। विशाल को खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा था। हमने मिलकर नाश्ता किया। विशाल थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे हर चीज़ उठा उठा कर पेश कर रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे ससुर हैरानगी से विशाल की तरफ देख रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि पता नहीं विशाल को किसी और लड़की से मोहब्बत थी और फिर एक रात में ही अपनी पत्नी का दीवाना कैसे बन गया। वो सच्चाई नहीं जानते थे, सच्चाई तो सिर्फ मैं और विशाल ही जानते थे। पापा कहने लगे, विशाल क्या बात है, तुम्हें एक ही रात में अपनी पत्नी से मोहब्बत कैसे हो गई। विशाल ने अपने पापा की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया पापा जो आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। विशाल ये कहते हुए अपने पापा के गले लग गया। मेरे ससुर की आंखें भीग गईं। वो कितनी देर तक विशाल को सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे विशाल की माँ का ख्याल आया तो मैंने उनसे पूछा, विशाल आपकी माँ कहाँ हैं। मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना, ना ही कभी उनकी कोई तस्वीर देखी है। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी कोई तस्वीर नज़र नहीं आई थी, जबकि आपके बचपन की तस्वीर और आपके पापा की अलग अलग तस्वीरें हैं। हर तस्वीर में आप और आपके पापा ही हैं। मेरी बात सुनकर विशाल फीकी सी हंसी हंसने लगा और कहने लगा, चलो आज मैं तुम्हें यह भी सच बताता हूँ। दरअसल मेरे मम्मी पापा की शादी कोई शादी नहीं थी, बल्कि वो तो एक बिजनेस डील थी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए शादी की गई थी। मेरी मम्मी की अपनी सोशल लाइफ थी, वो बाहर ही बिजी रहती थीं, कभी क्लब तो कभी पार्टी।
पापा हर समय अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे रहते थे। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। उन दोनों के रिश्ते में मोहब्बत नहीं थी। इसी दौरान न चाहते हुए भी मैं भी पैदा हो गया था। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था। वो अभी अपने पैरों में किसी भी तरह की कोई जंजीर नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में चला आया। मेरे पैदा होने के कुछ दिन तक तो मम्मी पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके बीच वही झगड़ा दोबारा सर उठाने लगा था। मम्मी को ऐतराज़ होता था कि पापा उन्हें समय नहीं देते और पापा को ऐतराज़ होता कि जब मैं घर आता हूँ तो तुम घर पर मौजूद नहीं होती। धीरे धीरे उनके झगड़े बढ़ने लगे। मैं उस समय 5 साल का हो चुका था और फिर एक दिन पता चला मम्मी का बाहर अफेयर चल रहा है। मम्मी को घरेलू औरत बनकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहती थी। पापा ने मम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारा बच्चा है, उस पर ध्यान दो, इस तरह की हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। लेकिन मम्मी नहीं मानी, कहने लगी मुझे तुमसे तलाक चाहिए, अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ। पापा मम्मी को तलाक नहीं देना चाहते थे। एक तो माँ बाप के बिना बच्चों की ज़िंदगी अधूरी रह जाती है, दूसरे पापा के बिजनेस में 50% शेयर मम्मी के नाम पर थे। तलाक होने के बाद बिजनेस 2 हिस्सों में बढ़ जाता और पापा को बहुत बड़ा नुकसान होता। पापा तलाक नहीं दे रहे थे, लेकिन मम्मी ने अदालत के जरिए पापा से तलाक ले ली और अपने 50% शेयर लेकर अपने आशिक के साथ शादी कर ली। मेरी मम्मी एक खुले विचारों की औरत थी, पति के होते हुए भी किसी दूसरे मर्द के चक्कर में पड़ गई थी। मैं इसीलिए अपनी सोसाइटी की लड़कियों से नफरत करता था। हर वक्त मेकअप में लिपी पुती, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थीं और इसीलिए मैंने जब तुम्हें देखा तो तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। विशाल ने कहते हुए मोहब्बत से मेरी तरफ देखा था और मेरे हाथ थाम लिए थे। मैंने भी आंखों में मोहब्बत भरकर विशाल की तरफ देखा और उसके सीने से सर टिका दिया था। मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया था और मुझे क्या चाहिए था। विशाल ने मेरा बहुत ध्यान रखा था, मेरे पापा का इलाज करवाया, उन्हें एक घर लेकर दिया, मेरे भाई का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। मेरे मम्मी पापा मेरे भाई अब एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। विशाल से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे विशाल जैसा पति मिला है और भगवान से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि हर लड़की को प्यार करने वाला जीवन साथी मिले। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।